तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज बात करते हैं थर्ड टॉपिक और यू कैन से थर्ड सब टॉपिक ऑफ द चैप्टर वर्क एनर्जी एंड पावर के बारे में। ये लास्ट है, आज हम ये चैप्टर खत्म करेंगे। अगर आपने 2A और 2B अगर अब तक नहीं देखा है तो प्लीज गो एंड सी, बिकॉज उस चैप्टर में थोड़ा बहुत यूज जरूर होगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। बहुत छोटी क्लास में आपने पहले भी पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड, ठीक है। तो क्या है, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि एनर्जी ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि हर बार जब हम एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, वो यूजेबल फॉर्म में नहीं रहती है, इसलिए डिसऑर्डर बढ़ रहे हैं। बट एनीवे, इस चैप्टर में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के बारे में मेनली बात करने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड from one form to अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इन दो लाइन में पूरा चैप्टर आ गया। देखिए, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था कि मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। फिजिक्स में हम ये दो ही एनर्जी के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, राइट। तो मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, मींस इन दोनों का सम कांस्टेंट रहता है नो मैटर व्हाट। मींस अगर एक बढ़ रही है तो दूसरी घट रही है, बट दोनों का सम कांस्टेंट रहता है। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं और इसका प्रूफ भी हो जाएगा साथ में, और ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है आपके लिए। मान लीजिए कि यहां पे एक बॉल थी, एक हाइट, ये है ग्राउंड सपोज आपका, यहां पे इस हाइट पे एक बॉल थी, करेक्ट। तो अब उसका मास अगर m था तो मास तो m कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो अब इसके पास कौन सी एनर्जी है, डेफिनेटली अब इसके पास, अगर हम पॉइंट फर्स्ट केस की अगर बात करें, दिस इज योर फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी आपकी है mgh, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है आपकी 0, बिकॉज मोशन तो है नहीं। तो टोटल एनर्जी की बात करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू mgh प्लस 0 एंड हेंस टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फर्स्ट केस में टोटल एनर्जी कितनी आई, mgh। तो चलिए यहां पे अगर ये बॉल आ जाती है, सपोज ये इसकी हाइट कुछ x से कम हो जाते हैं, तो नीचे हाइट कितनी बच गई, h माइनस x, और यहाँ पे कुछ तो वेलोसिटी उसकी भी होगी तो v1 मान लेते हैं। तो चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन से पहली बात तो उसकी वेलोसिटी निकालते हैं, दूसरे केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है आपकी, वो आपकी काइनेटिक में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे हाफ m v1 स्क्वायर प्लस mg h माइनस एक्स, ये हो गई आपकी टोटल एनर्जी, बिकॉज आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ एम v1 स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी है आपकी हाफ एम v1 स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी है आपकी mg h माइनस एक्स, बिकॉज दैट इज योर हाइट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। ये हम दूसरा केस ले रहे हैं यहाँ पे, दिस इज योर पॉइंट 2। तो चलिए v1 निकालते हैं। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन देखी होंगी, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और यहाँ पे s की जगह हम ले लेंगे x। तो देखिए v क्या है, v1 स्क्वायर माइनस 0 हो जाएगा, बिकॉज यहां से जब शुरू होती है, पॉइंट ए से जब बॉडी शुरू होती है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, 2 into g into x, राइट। तो v1 स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 2gx। तो चलिए यहां पे रख देते हैं, तो ये हो जाएगा हाफ m into 2gx प्लस mgh माइनस x, राइट। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दैट मींस टोटल एनर्जी इन दिस केस विल बी इक्वल टू, लेट मी टेक इट अ लिटिल अहेड, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgx प्लस mgh माइनस mgx। ये दोनों कट जाएंगे और आपकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। दूसरे केस में भी टोटल एनर्जी आपकी कितनी हुई, mgh। तो चलिए अब तीसरा केस लेते हैं, जब बॉडी आपकी कुछ
यहाँ पे पहुंच चुकी है। यह तीसरा केस, यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी पूरी काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुकी है। तो चलिए, अब आपके पास टोटल एनर्जी कितनी होगी? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू, पोटेंशियल है 0 प्लस काइनेटिक है हाफ एम वी स्क्वायर। तो चलिए वी स्क्वायर निकाल लेते हैं क्या होता है। तो आपने देखा होगा फॉर्मूला वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये v आपको निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0 इज इक्वल टू 2g इनटू s कितना है, अब पूरा आपका नीचे आ चुका है तो h ले लोगे तो 2gh, करेक्ट। तो यहां से इसमें रख देते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, हाफ m इंटू 2gh। आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, mgh आपको मिल गया। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया? टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू mgh। मींस तीनों ही केस में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूव किया है, एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ये डेरिवेशन आपसे बहुत बार पूछा भी जाता है। अच्छा, एक बात है कि ये हमारी एक अजम्पशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वी आर नेग्लेक्टिंग द एयर फ्रिक्शन, करेक्ट, नेग्लेक्टिंग एयर फ्रिक्शन। यहां पे एयर फ्रिक्शन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो ये थियोरेटिकल केस है। ओके, प्रैक्टिकली ऐसा डिफरेंस आएगा, बिकॉज जब बॉल ऊपर से नीचे आ रही होगी तो उसकी पोटेंशियल काइनेटिक में तो कन्वर्ट होगी, कुछ लॉस्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट और साउंड, व्हाटएवर यू आर सेइंग। ओके, तो बट वो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम थियोरेटिकली प्रूफ दे रहे हैं, और ये हम बता रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये हुआ एक बॉल का केस जो ऊपर से नीचे आई थी। अगर यही केस आप पेंडुलम में लेना चाहें तो पेंडुलम में भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक पेंडुलम है जो आइडियली ऐसा होता है, और जब ये ऐसे 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 से घूमता है तो मान लीजिए इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कुछ ये हो जाएंगी, सपोज ये हो गई, ठीक है, और यहाँ पे ये आपकी ये हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी तो आपकी mgh हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ये आपकी ग्राउंड से कितना ऊपर आ गया, मीन पोजीशन से कितना आ गया mgh, और यहाँ पे ये आके रुक जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? 0। और अगर ये मीन पोजीशन पे है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कहां कितनी हो जाएगी? mgh, बिकॉज पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी, और यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू 0। एक्सट्रीम वापस इसकी बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हो जाएगी mgh, बिकॉज ये अपनी मीन पोजीशन से कुछ h हाइट ऊपर है, एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी 0 बिकॉज आपका कोई मोशन है नहीं। पोटेंशियल एनर्जी होती क्यों है? बिकॉज ऑफ योर चेंज्ड कॉन्फ़िगरेशन और हाइट। तो ये हो जाएगी mgh, और काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है? बिकॉज ऑफ योर मोशन, दैट्स ऑल। तो यही है आपके चैप्टर का कंटेंट। तो अगर इसको मैं एक ग्राफ की फॉर्म में दिखाना चाहूं तो ग्राफ कुछ ऐसा आपको दिखेगा कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपकी पोटेंशियल बढ़ रही है तो आपकी काइनेटिक घट रही है। तो अगर ये मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूं हाइट और एनर्जी के विद रिस्पेक्ट टू, तो जब आपकी हाइट बढ़ रही है, अगर आपकी हाइट बढ़ रही है तो आपकी काइनेटिक डिक्रीज होगी, तो यहां से काइनेटिक कुछ ऐसे आएगी, करेक्ट। तो काइनेटिक आपकी कुछ घट जाएगी, और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ रही होती है। तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट, and this is your kinetic energy, but any point of time your total energy will be constant. So this is your total energy. तो जो बोलते हैं ना कि energy can neither be created nor be destroyed, can be transformed from one form to another, तो उस पूरा पॉइंट ऑफ टाइम पे हम टोटल एनर्जी की बात कर रहे होते हैं। काइनेटिक एनर्जी घट रही होती है और पोटेंशियल आपकी बढ़ रही होती है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके साथ ही चैप्टर का कंटेंट खत्म हो जाता है। हम कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं, इससे आपको और क्लैरिटी आएगी कॉन्सेप्ट में। तो चलिए पेज नंबर 46 पे आप ये एक्सरसाइज नंबर 2C। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है? स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत इजी है। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ये है आपकी conservation of energy. What do you understand by the conservation of mechanical energy? State the condition under which the mechanical energy is conserved. तो देखिए, हम conservation of mechanical energy का मतलब ये हुआ कि kinetic energy plus potential energy at any point of time are constant. और कब होता है ये? When there is no frictional forces are concerned or calculated.
When there are no frictional forces for a given system, only then the mechanical energy is conserved between body and air, and hence conservation of mechanical energy is strictly valid only for vacuum. Correct? Where friction due to air is absent. Question number 3 की बात करते हैं. Name two example in which the mechanical energy of the system remains constant. In which the mechanical energy can be constant are motion of a simple pendulum, motion of a freely falling body. आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं, आपके चैप्टर में दो ही डिस्कस किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो a body is thrown vertically upward, its velocity keep on decreasing. What happens to the kinetic energy? At the velocity becomes zero, kinetic energy also becomes zero. At the highest point आपकी kinetic energy zero होती है. A body falls freely under gravity from rest. Name the kind of energy it will possess at the point when it falls. तो उस point of time पे इसके पास क्या होगा? It will be having only potential energy. While falling, it will be having potential energy plus kinetic energy. On reaching the ground, it will be having zero energy because it will be lost. Okay. Just before hitting the ground, it will be having. Okay. Just before. Actually, ये question आपका होना चाहिए before, just before touching. Just before touching the ground, उसके पास होएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी. अगर ये ग्राउंड टच कर चुका होगा, ठीक है, अगर टच कर चुका होगा तो एनर्जी हो जाएगी आपकी जीरो. So that the sum of kinetic energy and the potential energy means total energy is always conserved in the case of freely falling body under gravity with the air resistance neglected from the height h. ये जो हमने ऊपर डेरिवेशन किया था, बॉडी जब टॉप पे है तो इसके पास होगी mgh. बॉडी जब आप हैज फॉलन एट डिस्टेंस x तो आपके पास mgh माइनस x होगा और आपके पास प्लस सम काइनेटिक एनर्जी होगा. उसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला, बॉडी हैज रीच्ड द ग्राउंड, तो इसके लिए हमने ये डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं. यू कुड सी दैट, राइट. क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं. पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ऑन ईदर साइड ऑफ इट्स रेस्ट पोजीशन. ओके, एक्सप्लेन द एनर्जी चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द ऑसिलेटिंग पेंडुलम. हाउ डज द मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. ड्रॉ द नेसेसरी डायग्राम. जब आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हो तो मीन पोजीशन पे अगर बात करें तो मीन पोजीशन पे क्या है, आपकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ही होती है. और एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हम बात करेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हम बात करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी. इस बात का आपको याद रखना है. सो दिस इज हाउ इट इज. एक्सट्रीम पोजीशन पे जब हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी mgh है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है. जब बीच में हम देखेंगे तो मीन पोजीशन पे जब हम देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और काइनेटिक एनर्जी आपकी mgh है. करेक्ट. सो दिस इज हाउ इट इज. क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं. A pendulum with bob of mass m is oscillating on either side of its resting position A between the extreme position B and C at a vertical height h above A. What is the kinetic energy K and the potential energy U when the pendulum is at the position A and B? तो pendulum का केस जैसे ही हमने अभी डिस्कस किया, A, B and C के ऊपर. Position A has the maximum kinetic energy as its energy is zero at the resting position. For position B, the energy decreased and potential energy increased, so the K is equal to 0 and mgh. ये A, B, C की बात कर रहे हैं, राइट. तो A की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपकी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है बिकॉज मैक्सिमम वेलोसिटी है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. कितनी होती है काइनेटिक एनर्जी mgh, जो किसके बराबर है, एक्सट्रीम पोजीशन की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है. इज दैट ओके. क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं. नेम द टाइप of energy possessed by the bob of a simple pendulum when it is at the extreme position. Like we told, it is only potential energy. Mean position, it is only kinetic energy. Between the mean and the extreme position, potential energy plus some kinetic energy. Okay. Multiple choice question की बात करते हैं. A ball of mass m is thrown vertically up with an initial velocity so as to reach the height h. The correct statement is the potential energy of the ball at the ground is mgh. It's a false statement because ग्राउंड पे है तो हाइट जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द ग्राउंड इज जीरो. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज mgh. ये भी जीरो बिकॉज़ हाईएस्ट पॉइंट पे आपकी काइनेटिक एनर्जी जीरो. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज mgh. ये बिल्कुल सही है. काइनेटिक एनर्जी भी आपकी जो है ग्राउंड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते. करेक्ट स्टेटमेंट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल एट द हाईएस्ट पॉइंट इज mgh. क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं. पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग ऑन द either side of its rest position. The correct statement is it has only kinetic energy at the each position. It has definitely, it is wrong. Correct. So it has only maximum kinetic energy at the extreme position. Definitely not, because it's having potential energy. It has maximum potential energy at its mean position.
Definitely wrong. The sum of its kinetic energy and potential remains constant. That is conservation of energy and definitely right question, right statement. Question number 1 in numerical की बात करते हैं. A ball of mass 0.20 kg is thrown vertically upward with an initial velocity of 20 meter per second. तो ये आपको क्या दे दिया? ये आपको मास दे दिया. ये आपको क्या दे दी? वेलोसिटी दे दी. Calculate the maximum potential energy it gains as it goes up. तो देखो जब आपने दिया तो क्या दिया? आपने दिया काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा, तो हाफ इनटू एम कितना है 0.20 इनटू वी किसके बराबर है 400. करेक्ट, हाफ एम वी स्क्वायर. तो दैट विल बी योर 40 जूल. अब यही काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे जाने के बाद पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है. हेंस द पोटेंशियल एनर्जी विल बी दिस मच. क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं. अ स्टोन ऑफ मास m 500 ग्राम आपको दे दिया है. करेक्ट, तो ये आपको m दे दिया है. वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकंड. ये आपकी वेलोसिटी हो गई है. कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी एट द ग्रेटेस्ट हाइट. पोटेंशियल एनर्जी जितनी आपने हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी दी थी उतनी ही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी. काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो देखो हाफ एम वी स्क्वायर आपने निकाले. काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड का मतलब यहां पे आप ये समझिए जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड. ओके, ऑन रीचिंग द ग्राउंड एक्जेक्टली व्हेन इट इज ऑन द ग्राउंड इट विल बी 0. okay, so it will be same. Total energy is halfway will also be same because अगर kinetic घटी है तो potential बढ़ी है. क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं. metal ball of mass 2 kg is allowed to fall freely from rest from a height of 5 meter above the ground. Taking this, its potential energy possessed by the ball when it is initially at rest. okay, m आपके पास है from the rest at a height, ये h आपके पास है, तो ये फॉर्मूला आप लगा दोगे क्या mgh. सारी फॉर्मूले आपके सारी वैल्यू आपके पास है. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, डेफिनेटली इट विल आल्सो बी mgh बिकॉज़ जो ऊपर पोटेंशियल थी वो नीचे आके काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगी. व्हाट हैपेंस टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर इट हिट्स द ग्राउंड एंड कम्स टू रेस्ट? देन इट विल बी लॉस्ट. इट विल बी लॉस्ट इनटू हीट एंड साउंड एनर्जी. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं. A diagram given below shows a ski jumper, a skier weighing 60 kgf. तो ये आपको वेट दे दिया, मतलब mg दे दिया है आपको, g से कैसे मल्टीप्लाई कर देने का इसको. Stand at the top of ski jump, he moves from A and takes off for his jump at B. Okay. Calculate the change in the gravitational potential energy of the skier between A and B. देखो A और B के बीच में डिफरेंस कितना है. ये यहाँ पे किस साइड पे था 75, ये यहाँ पे किस साइड पे है 15. तो mgh2 minus h1 will be the change in the potential energy. If the 75 of the energy in the part A becomes the kinetic energy at B, calculate the speed at which the skier arrives at B. तो देखो अब जितना भी आया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अगर इसको आप हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर पुट करते हो, करेक्ट, बट डेफिनेटली इट्स डेली लाइफ केस, तो इसका 75% ही आपका कन्वर्ट होगा. तो हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर होगा 75% ऑफ द चेंज. तो यू कैन इजीली कैलकुलेट. तो ए के लिए आपका आया था लॉस इन द mgh1 h2 3.6 × 10⁴ काइनेटिक एनर्जी विल बी 75% ऑफ दिस. तो काइनेटिक एनर्जी इसको हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर पुट करके आप वेलोसिटी निकाल सकते हो. क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन टेक्स इट्स वाटर फ्रॉम अ लेक whose water level is 50 meter above the turbine, assuming that the overall efficiency is 40%. 40% efficiency का मतलब समझते हो. Efficiency is equal to output by input. Means जब आप 100 काम करोगे तो वो 40 जूल ही, 100 जूल काम करोगे तो 40 जूल ही आउटपुट देगा, बाकी सारा लॉस हो जाएगा. Calculate the mass of water which must flow through the turbine each second to produce a power output of 1 megawatt. मेगा का मतलब होता है 10⁶, ये बात आपको याद रखनी चाहिए. पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh, एफिशिएंसी क्या है 40%, यूजफुल वर्क डन क्या होना चाहिए 40% ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, डेफिनेटली बिकॉज़ पोटेंशियल एनर्जी ही आपकी काइनेटिक में कन्वर्ट होगी. तो 40/100 ऑफ mgh 0.4 × m × g × s, तो 200 मीटर. पावर क्या होती है वर्क डन पर सेकंड. 1 मेगावाट इज इक्वल टू 200 into mass of water flowing each second. तो 1 × 10⁶ watt is equal to 200 into mass. So mass कितना आ जाएगा 5000 kg. This is how you can calculate. Easy question, but थोड़ी सी ट्रिक यहाँ पे जो आई है, एक तो एफिशिएंसी की आई है. एफिशिएंसी का मतलब आप ये हमेशा याद रखिए आउटपुट बाय इनपुट. इसलिए हमने ऊपर जो है जो भी हमें आउटपुट चाहिए थी, जो mgh है यूजफुल वर्क, अगर इतनी एनर्जी है तो काम कितना होगा. काम
आपके पास एनर्जी कितनी थी mgh, ये एनर्जी थी बट काम कितना कर पाएगी ये कर पाएगी 40/100 बिकॉज दैट इज द एफिशिएंसी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू पुट कर दी, हम इतना काम कर सकते हैं। अपने को पावर कितनी चाहिए 1 मेगावाट, मतलब क्या हुआ 10 बेस टू द पावर 6 वाट पावर चाहिए। और आपको बताना है कि हाउ मच पावर क्या होता है, पावर क्या होता है वर्क बाय टाइम, राइट, work by time. So work done per second. So 200 into mass of water flowing in each second, right? You can easily calculate. Question number 6. A bob of simple pendulum is imparted a velocity of 5 meter per second when it is at a mean position. Okay, so that means इसके पास खाली kinetic energy होती है. To what maximum vertical height it will rise on the reaching its extreme position if 60% of energy is lost in overcoming the friction of air। तो चलिए देखो सबसे पहले, तो अगर मीन पोजीशन पे उसके पास कितनी वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड। ओके, तो चलिए अब उसकी जो हाफ एम वी स्क्वायर थी वो 60% लॉस होगी, तो 40% ही बची जो कि एम जी एच में कन्वर्ट होगी, राइट। एम यहां से कैंसिल हो गया, हाइट आपसे पूछी गई है, तो चलिए देखिए वी स्क्वायर बाई 2 into 0.4 is equal to 10 into h। h आपको निकालना है, h will be equal to v square by 20 into 0.4। v आपकी कितनी थी 20, v was 5 meter per second, so that will be 25 by 20 into 0.4, that will be 0.5 meter will be your answer। So this was your last question of the exercise। I will recommend you कि आप अपने सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें। सोल्व्ड वाले क्वेश्चन पहले सॉल्व करें, उसके बाद अनसोल्व्ड में आए। मैं यहाँ पे ये सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले बाय एनी चांस इफ यू गेट स्टक। डोंट बी डिपेंडेंट ऑन देम। अगर आप खुद से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको नहीं आएंगे, एग्जाम में आपको काम नहीं आएंगे। So जरूर रिवाइज करते रहिए। ए बी सी पार्ट आज हम खत्म करते हैं, पढ़िएगा इसको जरूर। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो नीचे आके कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। इसके पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में डेफिनेटली मिल जाएंगे। फिर भी अगर कुछ दिक्कत रहती है तो डू लेट अस नो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड फॉर वाचिंग इट। कीप वाचिंग इट, सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्लास में हम आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर का पार्ट 1 लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।